अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। लर्निंग विद सी में हमने एक नई मुहिम का आगाज़ किया है जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। उसकी सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले मैं डिप्रेशन और एंजाइटी के इंट्रोडक्टरी वीडियो बना चुकी हूँ और ये एंजाइटी के ऊपर ये वीडियो है जिसमें हम एंजाइटी क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, मिथ्स और फैक्ट क्या होते हैं, जनरल इसकी कॉपिंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एंजाइटी? एक स्ट्रेस होता है, वो तो नॉर्मली हर किसी को हो सकता है, लेकिन उस स्ट्रेस का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, हम उससे क्या रिएक्ट हमारी बॉडी कर रही है। एक तो ये होता है कि किसी को किसी काम की वजह से कोई स्ट्रेस है तो वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो रही। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा ना कि कहा जाता है कि कुछ लोग इस बात को अपने ज़हन पे सवार ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में चले जाते हैं, तो उसको हम एंजाइटी कहते हैं कि उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। और इसमें क्या होता है, फीलिंग ऑफ फियर, डर लग रहा होता है। क्यों लग रहा है, कोई वजह नहीं, ऐसे ही बस डर लग रहा है, टेंशन हो रही है, बेसकूनी सी हो रही है, इजीनेस नहीं आ रही है। हाँ, जगह जगह वो चेक करेंगे रूम को, लॉक है कि नहीं लॉक है, चाहे उनको पता होगा कि घर के सारे दरवाजे बंद है, कमरे का भी दरवाज़ा बंद है, कोई कमरे में नहीं आ सकता, फिर भी वो चेक करेंगे बार बार। और वो बार बार उनके ज़हन में एक होगा कि दरवाज़ा बंद है, कोई आ तो नहीं गया। उनको हल्की सी खड़ाक की आवाज़ आएगी तो वो उठ जाएंगे, जाग जाएंगे, देखेंगे कोई आ तो नहीं गया। कैसे आएगा जब दरवाजे बंद किए हुए हैं? तो वो एक कांस्टेंट यानी टेंशन के शिकार हैं, कोई डर खौफ बैठा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं एंजाइटी, जिसको बेचैनी भी कह सकते हैं। नॉर्मल इन सर्टेन सिचुएशंस, यानी थोड़ी बहुत तो पेपर्स की टेंशन नॉर्मल होती है ना। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला होता है तो वो उसको अगर कोई तैयारी वगैरह है रहती है तो सो गया है, उसकी आँख खुल जाती है कि मैंने तो पढ़ना था, पेपर की तैयारी करनी थी, तो वो थोड़ी बहुत जो है ना वो इतना वो इशू क्रिएट नहीं करती, थोड़ी बहुत तो होती है, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की। अगर वो लिमिट एक्सीड करती है ना तो हम कहेंगे कि वो पेशेंट है एंजाइटी का। प्रॉब्लमेटिक कब होती है, जब हम उसके बारे में मुसलसल सोचते रहें, हम अपने पेपर के या इंटरव्यू के या किसी भी चीज़ को लेके कांस्टेंट उसके बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो हमारी डेली लाइफ को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रही होगी, तो वो प्रॉब्लमेटिक है, इशू क्रिएट कर रही है। स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी डिसऑर्डर। स्ट्रेस जो होता है वो टेम्परेरी होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर लॉन्ग लास्टिंग होता है, शदीद तरीन हालात की तरफ ले जाता है। और स्ट्रेस की रीज़न होती है, किसी वजह से होता है, जबकि एंजाइटी जो होती है ना, जब एक पेशेंट को शुरू हो गई है तो वो किसी रीज़न के बगैर भी शुरू हो सकती है, उसके ट्रिगर पॉइंट के बगैर भी शुरू हो सकती है, और उसकी लाइफ को इंटरफेयर भी कर सकती है, लेस मोटिवेटेड भी कर देती है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि स्टूडेंट्स को या लोगों को अपने एग्ज़ाम्स इंटरव्यूज़ की टेंशन होती है, तो वो जो स्ट्रेस होता है उनका, वो उनको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए। लेकिन एंजाइटी क्या होती है, वो उसको वो काम ही नहीं करने दे रही, उसको उसकी तरफ फोकस ही नहीं करने दे रही। तो एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, स्ट्रेस जो होता है वो टेम्परेरी होता है और किसी ख़ास इवेंट से रिलेटेड होता है। जैसे ही वो इवेंट गुजर गया वो ख़त्म हो गया। लेकिन एंजाइटी वो इवेंट को ख़त्म होने के बाद ख़त्म नहीं होती, बल्कि उस इवेंट के अंदर लूप में वो पर्सन कैद हो जाता है कि उसको बार 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 वही ख्यालात, वही सोचे, वही चीज़ें आती हैं और वो डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाता है। अब टाइप्स हैं कुछ एंजाइटी की, कौन कौन सी होती हैं, अभी यहाँ पे आपको जस्ट नेम्स शो हो रहे हैं, तो हम अगली स्लाइड्स में इनकी डिटेल भी पढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। जनरलाइज एंजाइटी disorder GAD is persistent excessive worry about multiple everyday problems, work, health, family that lasts for months and is difficult to control। यानी अगर किसी का कोई काम है, चाहे वो जॉब करता है उस काम का, या उसकी अपनी सेहत का, या उसके घर वालों की सेहत का, या कोई भी ऐसी चीज़ है,
वो एक तो टेंशन इंसान को होती है ना नेचुरल कि उसने काम करना है, लेकिन उसको वो बार बार सोचें आई जा रही हैं, और इतनी इस हद तक सोचें आई जा रही हैं कि महीनों वो गुजर गए हैं और उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा, उस पर ओवरकम नहीं कर पा रहा, और उसकी वजह से वो अपने दूसरे काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। तो हम इसको कहेंगे जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर, एक्सेसिव ऑन गोइंग वरी अबाउट मैनी एरियाज ऑफ लाइफ, यानी अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ हालात के बारे में वो सोचता रहेगा कि कल कैसा दिन आएगा, अगला महीना कैसा होगा, फलां काम हम कैसे करेंगे। और इसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स क्या हमें हो सकती हैं? फटीग होती है, फटीग यानी सुस्ती सी, थकावट सी महसूस होती है। मसल टेंशन, ये जो हमारे मसल्स में पेन होती है ना, ये दो वजूहात से होती है। एक तो अगर कोई चोट वगैरह लगी हो या मसल पुल हो गया हो तो उसकी वजह से होती है, और एक हमें एनजाइटी की वजह से भी ये चीज़ें अगर हो सकती हैं। एनजाइटी की वजह से भी स्ट्रेस हो, एनजाइटी हो, टेंशन हो, डिप्रेशन हो, ये चीज़ें भी हमारी जिस्म में दर्दें लगा देती हैं। जब आप रिलैक्स होते हैं हमारे मसल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं और हमें ये दर्दें ख़त्म हो जाती हैं। स्लीप ट्रबल होती है हमारी, सबसे ज़्यादा ये होता है कि नींद या तो आती नहीं है सही से, और अगर नींद आए भी तो वो डीप स्लीप नहीं होती, कि गहरी नींद नहीं होती। उसके अंदर आपके ख्वाबों में कोई चीज़ें चलती रहती हैं, आपको अपनी डेली लाइफ जो है ना उसके ऊपर जो फंक्शनिंग है ना वो प्रॉब्लम में आ गई होती है। इस कदर आप लोग वो इस कदर अगर कोई पेशेंट है तो हम उसको कहेंगे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का वो पेशेंट है। नेक्स्ट टाइप है पैनिक डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर, सडन पैनिक हो जाता है बंदा, सडन पैनिक अटैक आना शुरू हो जाती है, एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा या बहुत ज़्यादा डर या बहुत कुछ इस किस्म का हो जाता है। जैसे पैनिक हो गया कोई बंदा, कोई चीज़, इतना पैनिक, इतना गुस्से में आ गया कि उसने उठा के चीज़ें फेंकना शुरू कर दी हैं, और वो एकदम से आया है गुस्सा और एकदम से वो ख़त्म भी हो जाता है। वो पैनिक जो मोमेंट होता है ना वो बहुत देर के लिए नहीं होता, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड होता है। यानी एक्सपेक्टेड नहीं होता कि ये पेशेंट अब ये ऐसा करेगा, वो एकदम से उसको ट्रिगर होता है और एकदम से ही वो ख़त्म हो जाता है। उस टाइम पे उसकी चेस्ट में पेन भी हो सकती है, उसको डिजीनेस हो सकती है। डिजीनेस मीन उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं, स्वेटिंग उसको बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कोई एंजाइटी का या डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसको स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। उसको उसका अब आप देखेंगे जब उसको पैनिक अटैक आएंगे उसका बिहेवियर उस टाइम जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सोशल एंजाइटी, सोशल से ही आप देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं एंजाइटी के, उनको लोगों से डर लग रहा होता है कि वो मुझे जज करेंगे, वो मुझे देखेंगे। जैसे कुछ लोगों को उनकी फिज़िक्स के लिहाज से कहते हैं कि ये बहुत ही पतला है या ये बहुत ही मोटा है या ये इसका शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, या मतलब डिफरेंट कोई सिचुएशंस की वजह से लोग जो होते हैं ना उनको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है कि लोग मुझे मेरे काम से जज करेंगे, मेरी परफॉर्मेंस से जज करेंगे। तो वो सोशल गैदरिंग, सोशल इवेंट्स को अवॉइड करते हैं, वो नहीं जाना चाहते वो। और अगर कोई उनको ज़बरदस्ती ले जाए तो वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार रहते हैं। उनको शर्म मतलब उनको ये होता है कि ये ना हो कि मेरे लिए कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हो जाए कि मैं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ जाए। तो उसकी फिज़िकल साइंस क्या आती हैं, उनको मतली होना शुरू हो जाती है, नोज़िया जिसको हम कहते हैं, यानी कांस्टेंट फीलिंग होती है उनकी कि अभी वॉमिटिंग होगी या होगी, पर वॉमिटिंग होती नहीं है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ट्रैवलिंग होना शुरू हो जाती है, उनके हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं, उनको स्वेटिंग भी आती है, वो ब्लशिंग कर रहे होते हैं, यानी वो फेक स्माइल देने की कोशिश कर रहे होते हैं पर इंटरनली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करते हैं, लोनलीनेस को वो ज़्यादा, मतलब अकेले रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा ही सफाई पसंद भी होते हैं। एक तो अच्छी बात होती है सफाई पसंद होना और चीज़ें एक तरतीब में रहना, लेकिन जो ओसीडी के पेशेंट्स होते हैं ना तो वो इस कदर इस चीज़ के होते हैं। जैसे अगर कोई पेंटिंग है
लगी हुई, वो हल्की सी भी टिल्टेड होगी ना, वो जब तक उसको सीधा नहीं कर लेंगे ना, उनको सुकून नहीं आएगा। कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो इसकी अलाइनमेंट ख़राब है, तो वो उसको जब तक ठीक नहीं कर लेंगे, उनको अजीब सी फ्रस्ट्रेशन होती रहेगी। अगर कहीं पे ज़रा सा भी कोई चीज़ें बिखरी हुई हैं, चाहे वो कोई बंदा काम कर रहा हो, उस वजह से उसने बाद में उठा भी लेनी, उसके अंदर ये नहीं होता कि वो जानबूझ के ऐसे कर रहा होता है, वो जान के नहीं कर रहा होता, उसको एक ऑब्सेशन हुआ होता है कि मैंने ये चीज़ें ऐसे हर चीज़ जो है ना एक परफेक्शन से होनी चाहिए, ऐसे ना हो वैसे ना हो। और उसकी वो जब भी वो अनरिदमनेस देखेगा ना, कि कोई चीज़ रिदम में नहीं है, कोई पेंटिंग टेढ़ी क्यों है, शीशा टेढ़ा क्यों है, या कमरे में कोई चीज़ ऐसे क्यों पड़ी है, या अगर उसको कोई खाना दिया जा रहा है तो उसका एक पैटर्न है कि खाना मुझे इस तरीके से दिया जाए, तो थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब होगा तो वो उसको एक अजीब सी ट्रिगर होना शुरू हो जाएगी चीज़ें, कैसे नहीं होना चाहिए था, ये कप यहाँ नहीं यहाँ, ये गिलास यहाँ नहीं यहाँ रखना चाहिए। तो उसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD। यानी उसके इख्तियार में वो चीज़ें नहीं होती और वो उसको एंजाइटी होती है, और वो चीज़ों को अलाइन करके अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन जब इस तरह वो बार बार ये चीज़ें करता है ना, तो उसकी डेली लाइफ में बड़े इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो OCD involves unwanted, intrusive thoughts, obsession, and repetitive behavior or mental acts, compulsion performed to reduce anxiety from the obsession। यानी उस बेचारे के इख्तियार में नहीं होता, वो सिर्फ अपनी एंजाइटी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए ये चीज़ें कर रहा होता है। यानी अगर वो एक पर्सन OCD का अगर शिकार है, वो सड़क के ऊपर से गुजर के कहीं जा रहा है, उसने रास्ते में कोई पत्थर या कोई चीज़ पड़ी देखी है और वो आगे चला गया, तो वो उसको जब तक वापस जाके वो पत्थर जहाँ रास्ते में गलत जगह पे पड़ा उठा के वो साइड पे नहीं रख देगा ना, तब तक उसके माइंड में वो चीज़ चलती रहेगी कि वो क्यों वहाँ पड़ा था। वो मजबूर होके वापस जाएगा, उस पत्थर को वहाँ से हटाएगा, उसको साइड पे कहीं फेंकेगा, ताकि रास्ता क्लियर हो जाए कि वही उस पत्थर से टकरा के ना गिरे। मतलब उसके अंदर ये तब तक ये ऑब्सेशन चलता रहेगा। तो उनकी डेली लाइफ इस वजह से डिस्टर्ब होती है। आप उसकी कॉमन एग्जांपल ही है कि वो बहुत ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लीनिंग कर रहे हैं, अपनी जो डे टू डे चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ट्रॉमा रिलेटेड एंजाइटी। ये होता है कि कोई भी इवेंट आपकी लाइफ में गुजरा है जिससे आपको ट्रॉमा हुआ है, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, चाहे किसी एक्सीडेंट से हो, चाहे कोई वायलेंस हुआ हो, चाहे कोई नेचुरल डिज़ास्टर जैसे ज़लज़ला वगैरह, सैलाब हो गया, कोई भी चीज़ होगी, या आपके किसी करीबी रिलेटिव जो आपका बहुत अजीज़ है, कोई दोस्त है, उसकी डेथ हुई है, कुछ भी हुआ है, आपको ट्रॉमा हुआ है, उस ट्रॉमा से आपके स्ट्रेस जनरेट हुआ, और उस टाइम आपको इतना वो ओवर रिएक्ट नहीं होगा जितना आपको उस इवेंट के गुजर जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ता रहेगा। आपको वापस वो लूप में रहेंगे, आप बार बार उस इवेंट के बारे में आपका ख्याल आएगा, उसके बारे में नेगेटिव ख्याल आएंगे, वो फ्लैशबैक्स होंगे, आपके ख्वाबों में वो चीज़ें आएंगी, वो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही होंगी। तो इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी आपको वही जो चीज़ें थी आपके जहन में आई जा रही हैं, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं, आप उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो चीज़ें आपको बार बार आ रही हैं। जैसे आप कोशिश करके अपने आप को बिज़ी किसी तरीके से रख रहे हैं, लेकिन जैसे आप फारिग बैठेंगे आपको फ्लैशबैक्स आएंगे, ओ उस टाइम पे ऐसे हो गया था, ऐसे हो गया था। आप सोए हैं, अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो गई है एंजाइटी की वजह से, तो आपको ख्वाब में भी वही चीज़ें आ सकती हैं, आप डर के उठ जाएंगे। तो अगर तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा टाइम तक होती रहें, तो आपको किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आगे है एगोराफोबिया एंड सेपरेशन एंजाइटी। एगोराफोबिया होता है फियर ऑफ प्लेसेस और सिचुएशन, यानी किसी स्पेसिफिक जगह की वजह से आपको एंजाइटी हो रही है,
या आप कह लो कि आप किसी क्राउडेड एरिया पे नहीं जाना चाहते, या आप किसी जगह कोई मतलब स्पेसिफिक प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको डर लगता है, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस हैं जहाँ आपको डर लगता है, और आप अपने घर में रहना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको एगोराफोबिया हो सकता है। और ये शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता। सेपरेशन एंजाइटी, ये चिल्ड्रन में ज़्यादा होती है, अडल्ट में भी हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में होती है। उनको किसी से भी अटैचमेंट हो जाए, या जैसे आपको पता होगा कुछ बच्चे होते हैं उनकी तो अगर कोई फेवरेट खिलौना है, फेवरेट गिलास है, फेवरेट कप है, वो भी टूट जाए तो बहुत दिनों तक उनको इश्यू होता रहता है कि मेरी वो प्यारी सी चीज़ थी कहाँ चली गई। तो इसका मतलब है कि उनको सेपरेशन एंजाइटी हो रही है कि ये क्यों मेरे से सेपरेट हो गई है ये चीज़। और कुछ फैमिलीज़ में अगर इश्यूज़ हों तो बच्चों को एक सेपरेशन एंजाइटी हो रही होती है कि ये ना हो कि ये फैमिली हमारी ब्रेक हो जाए, हम अलग हो जाएं, या अगर उनके कोई फ्रेंड्स होते हैं और उनके दोस्त उनसे जुदा हो गए तो उस वजह से भी। लेकिन ये शॉर्ट टर्म होती है, ये लॉन्ग टर्म नहीं होती। लॉन्ग टर्म सिर्फ तब होती है जब वाकई किसी की सेपरेशन हो चुकी हो और वो फिर उसके बाद जो है उससे उसकी एंजाइटी ट्रिगर हो। अब इसके हम मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मिथ मिथ ये है कि एनजाइटी इज़ जस्ट अ स्ट्रेस। ये एक मिथ है। लोग कहते हैं कि ये बस एक परेशानी है ऐसे ही इसको, लेकिन रियलिटी क्या है कि हमारे ब्रेन के केमिकल्स जो है ना इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उस वजह से हमें एनजाइटी डिसऑर्डर होता है। यानी ब्रेन के केमिकल्स का एक बैलेंस होता है कि कौन सा केमिकल कितना होना चाहिए, वो ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगला मिथ क्या है, ओनली वीक पीपल गेट एंशियस, यानी कोई कमज़ोर हो उसको नहीं, ऐसा नहीं होता कि ये किसी की ताकत और कमज़ोरी पर डिपेंड नहीं करता। एंजाइटी किसी को भी हो सकती है। सिम्टम्स पहले भी हम ज़रा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़े से इमोशनल सिम्टम्स होते हैं, यानी नर्वसनेस हो रही होती है, रेस्टलेसनेस, फियर। फिज़िकल में होती है हमारी हार्ट रेट बहुत बढ़ रहा होता है, स्वेटिंग होती है, ट्रैवलिंग होती है, स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकती है इसमें, और हमें कंसंट्रेट करने फोकस करने में प्रॉब्लम होता है। काजेज़ ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी की वजूहत क्या हैं? कुछ जीन्स भी ऐसी होती हैं, फैमिली हिस्ट्री भी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ अगर कज़न मैरिजेस होती रहे तो कुछ फैमिलीज़ में कुछ बीमारियां होती हैं जो रिपीट हो रही होती हैं, जैसे और जेनेटिक बीमारियां होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती हैं। इसी तरह एंजाइटी और डिप्रेशन के भी जीन्स होते हैं जो कि फैमिली हिस्ट्री में आ जाते होते हैं। इसी तरह ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस, अगर ब्रेन के केमिकल इम्बैलेंस हो गया उस वजह से भी हो सकती है। ट्रॉमा और स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स, यानी अगर किसी के साथ कोई हादसा हो गया हो या किसी वजह से वो परेशानी का शिकार है तो उससे भी हो जाता है। मेडिकल कंडीशन जैसे हार्ट इश्यूज़ हों या थायराइड का इशू हो, उससे भी हो जाता है। कुछ सब्सटेंस जैसे ड्रग्स और अल्कोहल और कैफीन का, यानी चाय और कॉफ़ी का एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल। अगर नॉर्मल आप चाय पीते हैं दिन में 2 या 3 कप, इसी तरह दिन में 2 कप अगर कॉफ़ी पीते हैं उससे कोई इशू नहीं होता, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप उसको हद से ज़्यादा ले रहे हैं कैफ़ीन को, तो कैफ़ीन की इनटेक, कैफ़ीन सिर्फ चाय कॉफ़ी में नहीं होती, चॉकलेट्स में भी होती है। एक हद तक चॉकलेट अच्छी है, अगर आप उससे ज़्यादा खाओगे तो आपकी कैफ़ीन भी इनटेक बढ़ेगी, तो उससे आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ जो होंगे, उसके साथ साथ एंजाइटी का इशू भी होता है। नेक्स्ट है कोपिंग स्ट्रेटजीज़, यानी हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लाइफस्टाइल, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट अच्छी ले सकते हैं, अपनी स्लीप इम्प्रूव करें। एक्सरसाइज जो होती है सबसे बेहतरीन बात है। जो मेडिसिन्स जो होती हैं वो जो हमारे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं बॉडी में, सेम केमिकल्स जो हैं एक्सरसाइज और वॉक वगैरह से भी होते हैं। तो सबसे इनिशियल स्टेप आप अपने आप को, जो अगर इस एंजाइटी से निकालना चाह रहे हैं, सबसे बेहतरीन क्या है, आप वॉक करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा ना करें,
आप 10 से 15 मिनट की वॉक कर लें, कुछ घंटों के बाद फिर 10 से 15 मिनट की वॉक कर लें। और अगर आप लगातार कर सकते हैं ज़्यादा देर तो आप ज़्यादा देर कर लें। आप जॉगिंग कर लें, आप ब्रिस्क वॉक कर लें। इसके अलावा एक्सरसाइजेज हो सकती हैं बहुत सारी, आपको कर लें, आपको उससे सुकून आएगा। रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग होती है, लंबे गहरे सांस जिसको आप कहते हैं वो लें। योगा होती है। इसी तरह अगर कोई बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है तो उसको मेडिकेशन की तरफ जाना पड़ता है। थेरेपी में आ जाती है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT इसको कहते हैं, ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो उस पर्सन को देखते हुए उसको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि उसको कौन सी दवाई जो है वो ज़्यादा असर करेगी। हर किसी का मिजाज फ़र्क होता है। कुछ लोगों को किसी ट्रॉमा रिलेटेड होती है एंजाइटी, कुछ को जीन्स की वजह से आई होती है, कुछ को गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है। मतलब हर किसी का डिफरेंट केस होता है ना, तो हर किसी डिफरेंट केस की मेडिसिन भी डिफरेंट होती है और वो डॉक्टर को ही बेहतर पता होता है जिसने प्रिस्क्राइब करनी होती है। तो कभी भी किसी से पूछ के, जैसे किसी ने कहा कि मुझे ये डॉक्टर ने दवाई दी हुई है, मुझे उससे फ़र्क पड़ता है, तो नो, आपने वो दवाई नहीं खानी। आप खुद डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको जो दवाई देगा आपने सिर्फ और सिर्फ वही खानी है। और सपोर्ट आपने लेनी है अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, अपने सर्कल से, ठीक है, जो भी आपका सोशल सर्कल है। ब्रेकिंग द स्टिग्मा, यानी ब्रेक करें इस चीज़ को। एंजाइटी कॉमन होती है और इसका हल होता है। ये नहीं कि आप परेशान होकर बैठ जाएं कि अगर मैंने किसी को कह दिया कि मुझे एंजाइटी होती है तो अगला कहेगा ये तो पागल है। नहीं, आप हेल्प लें। सीकिंग हेल्प इज स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस। ये आपकी स्ट्रेंथ को शो कर रहा है कि हाँ, आप इस बात को एग्री करते हैं कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है। अवेयरनेस रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको आगाही में के लिए वीडियोस इसीलिए बना रही हूँ कि आपको पता हो कि ये चीज़ें हो जाती होती हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। हेल्दी हैबिट्स आप यूज़ करें, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज करें, डाइट बेहतर करें, आप अपनी नींद बेहतर करें। अल्कोहल और अगर कोई अल्कोहलिक है तो वो अल्कोहल का इस्तेमाल करना छोड़ दे। कैफ़ीन की इंटेक कम करें। अल्कोहल से मुराद ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप कहेंगे शराब वगैरह, जैसे हम सिरप वगैरह पीते हैं गले का, वो कभी कभी गला ख़राब हो तो थोड़ा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो कुछ दवाइयाँ भी अल्कोहलिक होती हैं, एक हद तक उनका इस्तेमाल करना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो कभी भी कोई भी दवाई आपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर नहीं यूज़ करनी। डॉक्टर जो होते हैं उनको पता होता है कि किस हद तक दवाई देंगे तो फ़ायदा होगा, किस हद तक देंगे तो नुकसान होगा, हमें नहीं पता होता। बट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड माइंडफुलनेस, आप शुक्र अदा करें कि मेरे पास क्या है। अपनी वो चीज़ें नोट डाउन करना शुरू करें जो आपको के पास अच्छी हैं, जो दूसरों के पास नहीं है, तो आपको खुशी होगी उससे। व्हेन टू सीक प्रोफेशनल हेल्प, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत कब है। सीक हेल्प इफ़ एंजाइटी परसिस्ट ओवर 6 मंथ्स, यानी 6 महीने से ऊपर टाइम हो गया है और आप किसी लूप में चले जा रहे हैं, आपको वो ख्यालात आई जा रहे हैं, या जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं उनमें से किसी एक में आप लाई कर रहे हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। और किस लिए कब ज़रूरत है? अगर आपकी जो वर्क है या स्टडी लाइफ है वो इंटरफेयर हो रही है उसकी वजह से, या आपको पैनिक अटैक्स बहुत आ रहे हैं, आपको फिज़िकल सिम्टम्स उसके बहुत आ रहे हैं और आपके उस वजह से डेली टास्क नहीं कर पा रहे, तो आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो सेशंस लेते हैं और एक्सरसाइजेस वगैरह बताते हैं। अगर आपका इस हद तक ही मसला है कि आपको जस्ट सेशन की ज़रूरत है, तो किसी अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना होता है। और अगर किसी का खुदा ना खास्ता बहुत ज़्यादा ही सवेयर इशू है कि उसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, उस जस्ट ये चीज़ों से नहीं कवर अप हो रहा, तो उसको किसी अच्छे क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। रिमाइंडर क्या है? एंजाइटी इज़ मैनेजेबल विद अवेयरनेस, कोपिंग स्किल एंड सपोर्ट। यानी आप देखेंगे
किस किस चीज़ से आप इससे बच सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएं, वो आपका साथ देंगे, आपको आगाही होनी चाहिए। डोंट हेजिटेट टू सीक हेल्प, रिकवरी इज़ पॉसिबल। आप हेजिटेट ना करें, हिचकिचाएं नहीं कि मैं अगर कहूँगा तो कोई पता नहीं क्या कहेगा, नहीं, रिकवर हो सकते हैं। डिफरेंट डिसऑर्डर हैव डिफरेंट ट्रिगर्स एंड ट्रीटमेंट। हर डिसऑर्डर, जैसे हमने डिफरेंट पीछे डिसऑर्डर्स की टाइप्स पढ़ी हैं, वो उनके ट्रिगर पॉइंट्स और ट्रीटमेंट डिफरेंट होते हैं। और जितनी जल्दी किसी का जो है हमें पता चल जाए कि क्या इशू है, उतनी जल्दी उसकी जो है मेडिकेशन हो की ज़रूरत हो तो मेडिकेशन, या अगर जस्ट टेक्निक्स की, थेरेपी की सेशंस के ज़रिए हो तो उसकी रिकवरी जितनी जल्दी वो जाएगा डॉक्टर के पास उतनी जल्दी हो जाएगी। इनकरेज एम्पैथी, नो जजमेंट। जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको चाहिए कि उसको इनकरेज करें कि नहीं, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो, कोई बात नहीं, बजाय इसके कि वो जज करें, ओ तुम्हें ये मसला है। तो अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर में ऐसा है तो आपने उसको जज नहीं करना उसकी वजह से। आपको नहीं पता उसकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ हो जिसकी वजह से उसको इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो एक दूसरे की हेल्प करना सीखें। यहाँ मेरी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब दें मुझे इजाज़त, मिलते हैं इस सीरीज़ की किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।